बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान सामी इब्राहिम और आज जो मैं बात आपसे करूँगा वो बहुत दिल दहलाने वाली बात है। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इमरान खान साहब जो तजवीज़ करते हैं वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट। ये हुकूमत भी कहती है कि हमने बहुत ज़्यादा जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट है उसके लिए माहौल कंड्यूसिव बनाया है। क्या वाक़ई कंड्यूसिव है? क्या जो लोग बाहर से यहाँ पर अपनी जमा पूंजी लाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कुछ रिटर्न उनको मिलता है, महफूज हैं, उस प्रॉपर्टी तक पहुँचते हैं? ये आपको अंदाज़ा होगा। आज मोहम्मद रमज़ान तुर्क साहब हमारे साथ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। यहाँ पर आए इन्वेस्टमेंट के लिए। बहरिया फ़ेज़ 8 में उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की। उनके साथ क्या हुआ, क्या अब हो रहा है, ये हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। रमज़ान साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपका वो मैंने देखा कार्ड, रेमिटेंस गोल्ड कार्ड आपको दिया गया, जो ये रिफ्लेक्टिव है इस बात का कि आप उन पाकिस्तानियों में से हैं जो अपने वतन पैसे वापस भेजते हैं, लेके आ रहे हैं, और रेमिटेंसेस आप बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की भेजते हैं। तो हुआ क्या, ज़रा हमें बताइए कहानी के कैसे आपकी सिचुएशन इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है और क्या हुआ? जी, समी भाई साहब बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम दिया और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं जो कि मेरे जैसे कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि मुहब्ब वतन है जिनके साथ इस तरह के मिसहैप्स इस तरह की मतलब सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके साथ हुआ। मैं अपना और दूसरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके बिहाफ पे जो उनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ यहाँ पे हो रही हैं वो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मैं एक वीआईपी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ जो कि मैंने अभी आपको कार्ड दिखाया और आप उसको जी, शेयर बिल्कुल, भी कर सकते हैं, बिल्कुल। जो कि मैं गोल्ड प्लस कार्ड होल्डर हूँ। गोल्ड प्लस कार्ड होल्डर उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मिलता है जो एनुअली 50,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान लीगल वे से रेमिटेंस भेजते हैं। ठीक है, तो मैं एक गोल्ड प्लस कार्ड होल्डर हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, इसके अलावा मेरी और काफ़ी इन्वेस्टमेंट हैं, लेकिन जिस इन्वेस्टमेंट का मैं अभी जिक्र करने लगा हूँ, जैसा आपने बोला बैरिया टाउन फ़ेज़ 8, ये कि हैश मॉल और हैश रेजिडेंसी के नाम से सैयद हाशिम रज़ा साहब एक बिल्डर्स हैं, जिन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया और उन्होंने अच्छे ब्रोशर्स वगैरह बना के, अच्छी वीडियोस वगैरह क्रिएट करके और हमें इस झांसे में डाला कि आप जी इसमें इन्वेस्ट करें और आपकी 2022 के एंड में आपको कुछ लोगों ने शॉप्स में इन्वेस्टमेंट की, कुछ ने अपार्टमेंट्स, किसी ने ऑफिस, किसी ने मतलब प्लाजा, जो भी उसके प्लाजे के अंदर यूनिट्स खरीदे जी, जी। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है एज पर द एग्रीमेंट कि 222 में 2000 2022 में ये हो के जाएगा एंड में आपको। आपको ये कंप्लीट करके तो आपको हैंड ओवर करेंगे। ठीक है। जब 2022 के एंड में एज पर द एग्रीमेंट जब हमने उनसे अप्रोच किया, वैसे हम देख रहे थे, तो उन्होंने एज पर द प्रॉमिस डिलीवर नहीं किया। फिर आराम से जाकर उनसे बातचीत करते रहे कि भाई हमारी जमा पूंजी है, हक हलाल के हमने बड़ी मेहनत से बाहर से कमाया, आप भी करें, लेकिन कोई उनके ऊपर असर नहीं पड़ा। फिर मैंने पर्सनली अपनी पर्सनल कैपेसिटी में और बहुत से फैक्टरीज़ हैं, ठीक है, हमने फिर मतलब कि जो भी कोशिश हमारी तरफ से हो सकती थी हमने की, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर मैंने हर जो लीगल फोरम है उसको नॉक किया, जिसमें पुलिस है, वो नैब है, जिसमें कोर्ट्स हैं, ठीक है। मैं इन्हें इसके ऊपर जो सैयद हाशिम रज़ा साहब ने इसके ऊपर कोर्ट में केस किया हुआ है, फिर उस जगह का मैंने स्टे लिया। फिर मैंने इनके ऊपर एफआईआर की, इनका नाम ईसीएल में डलवाया पीसीएल आपने, में डलवाया। पीसीएल और ईसीएल। यानी मैंने अपने पर्सनल अपने कैपेसिटी कहीं में होते हुए आपने जो कुछ कानूनी तौर पर किया जा सकता था किया, बल्कि आप मुझे बता रहे थे कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी इश्तिहारी मुल्ज़म भी डिक्लेयर हुए। डिक्लेयर हुआ हुआ है। और क्या फिर उनको कोई पकड़ा गया, उनकी कोई प्रॉपर्टी ये बिल्कुल मैं कन्फिस्केट हुई? इसी तरफ ही आ रहा हूँ। ये आपने अच्छा सवाल किया कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एक होता है जी पुलिस की तरफ से, एक होता है कोर्ट की तरफ से। तो ये कोर्ट की तरफ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है, फिर पुलिस की तरफ से भी किया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसके ऊपर एफआईआर्स होने के बावजूद, इश्तिहारी होने के बावजूद, वारंट गिरफ्तारी होने के बावजूद अभी तक ये बंदा जो है वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहा। ठीक है, और ना कोई प्रॉपर्टी इसकी अटैच हुई है? जी, प्रॉपर्टी भी अभी तक इसकी अटैच नहीं हुई है, वहाँ पे है ये, मतलब ये है किस जगह के, आपको कुछ पता हो? कोहाट के आप बता रहे थे? ये बेसिकली कोहाट के हैं, लेकिन रहता जो है ये इधर पिंडी वो इस्लामाबाद इस में तरह के लोग हर तरह घूमते फिरते रहते हैं, हर जगह इनकी रहने और की जगह है। इसकी जो मतलब है कि इसके वालिद साहब की जो एफिलिएशन है
वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, पहले वो ANP में थे, उसके बाद उनकी जो अभी पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक है। अगर ANP से हो ताल्लुक और पीपल्स पार्टी से हो ताल्लुक तो कौन उनको हाथ लगा सकता है रमजान साहब? तो ये तो फिर इसका मतलब है कि अनटचेबल्स के हाथ फंस गए। एग्जैक्टली हम मतलब कि जो मुझे दुख ये होता है कि हम बाहर से मेहनत करके आके, ठीक है, वहाँ से हम अपनी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी आके इन लोगों के हाथों में लुटा देते हैं। और ये अपने इसकी जो वालिद साहब हैं जी, अक्सर वो मतलब है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि माशाल्लाह बड़े कहते हैं कि हम ख्याल रखने वाले हैं, कभी उनके साथ फोटोज होते हैं, उनका ख्याल तो रख ही रहे हैं जी जी, कभी उनके फोटोज हम देखते हैं जी राजा परवेज अशरफ साहब के साथ, कभी हम देखते हैं जी अच्छा गिलानी साहब के साथ। है कि पार्टी पॉलिटिकल बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, समझ आ गई कि अगर और जिसकी वजह से होने के बावजूद अगर नहीं पकड़ा जा सका तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग भी है और हो सकता है लॉ इन्फोर्समेंट को कुछ खिला पिला भी रहे हों, पुलिस वाले भी जाते होंगे, खर्चा पानी लेके आ जाते होंगे, चलें जी काम चला हुआ है। और हर बंदा, क्योंकि जो आपने बताया है इतना बड़ा प्रोजेक्ट को जिसमें 800-700 लोग, तो ये तो अरबों का प्रोजेक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल अरबों का प्रोजेक्ट। और वहाँ पर मौके पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक गड़ा है, चंद वो सतून है और कुछ थोड़ी बहुत वो कंस्ट्रक्शन हुई है ग्रे स्ट्रक्चर की, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि होर्डिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, थोड़ा बहुत मतलब है कि आप ये अच्छा, अब आप करेंगे क्या, मुझे ये बताइए। सर जी अभी हमारे पास जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, ठीक है, और हमें जो सबसे पहले दुख ये होता है कि भाई आप जो मैं सारा दिन देखता हूँ टीवी पे, जब हम पाकिस्तान से बाहर भी होते हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे PTI जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हम ये प्रोटेक्ट करेंगे जी, उनको हम ये फैसिलिटेट करेंगे जी, वो आके यहाँ इन्वेस्ट करें। भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने क्या मतलब है कि यहाँ पे देखा क्या किया उन्होंने कि हम मजलूम, अभी मेरे पास एक ही रास्ता रहता है कि मैंने, और दूसरी बात ऊपर से एक चीज़ कि ये मुझे अभी थ्रेट्स भी कर रहा है, इसके भाई भी थ्रेट्स कर रहा है, ठीक है, इसके वालिद भी मुझे थ्रेट्स कर रहा है कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम वाहिद बंदे हो कि जो हमें, तुम वो क्या नाम है, हमें पीछा कर रहे हो, तंग कर रहे हो, तुम पुलिस में जा रहे हो, मांग रहे हो अपने पैसे। भाई मैं क्या करूं, मेरे जमा पूंजी है मेरी सारी जिंदगी की, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या करेंगे, मारेंगे। उससे बेहतर मेरे लिए ये है कि मैं बजाय इसके कि मैं इनसे मरूं या इनके किसी हाइड क्या कहते हैं जी, जो किराए के कातिल होते हैं, किराए के कातिलों से मरूं। मैं अभी यही है कि मैं नेशनल असेंबली के सामने जाके या फिर पार्लियामेंट के सामने जाके प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी के सामने जाके मरूं तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैं तो ये कि जो दूसरे फैक्ट्रीज हैं साथ में उनको लेके, तो मेरे पास आखिरी हाल यही रह जाता है, मैं वो करूं। और रमजान साहब ने बड़ी संगीन बात की है नाजरीन, हम इस मसले को जारी रखेंगे और बाकायदा इस पर फॉलोअप भी करेंगे। लेकिन एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसने हज़ारों लाखों डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट किए अपने मुल्क के लिए और उसके साथ फ्रॉड हुआ, और फ्रॉड करने वाले जो हैं बाअसर लोग इस तरह इसलिए हैं कि वो पहले ANP में थे मुबैना तौर पर, अब वो पीपल्स पार्टी में हैं, कोई उनको पकड़ नहीं रहा। और रमज़ान साहब कह रहे हैं कि उनके हाथों मरने से बेहतर है कि मैं या वज़ीर आज़म की गाड़ी के आगे या पार्लियामेंट के आगे या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने या फिर SIFC जिसमें आर्मी चीफ भी है जो कहती है कि हम बहुत इन्वेस्टमेंट बाहर से ला रहे हैं, उनके दफ्तर के सामने अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगाएं और कम से कम एक जो बेईमानी का चेहरा है उसको एक्सपोज करें। बहुत अफसोस, और मैं उम्मीद करता हूं कि हुकाम, जी मैं आता हूं आपकी तरफ, कि कोई चीफ मिनिस्टर साहब, कोई वज़ीर आज़म साहब, कोई IG पुलिस, कोई कोहाट वाले, कोई RPO साहब, कोई उसका नोटिस लेंगे, कोई CPO, कोई नोटिस लेंगे और इनकी दाद रस्सी करेंगे। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा था जो कि आपने ऑलमोस्ट कवर कर दिया सामी साहब, कि मैं यही चाह रहा हूँ कि भाई एक बंदा जिसके ऊपर FIRs है, वो PO उसका हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे क्यों दंतलाता फिर रहा है। तो मेरी IG साहब से रिक्वेस्ट है या IG साहब से अपील है, CPO रावलपिंडी से, RPO रावलपिंडी से, IG पंजाब साहब से, ठीक है, जो भी है, CM पंजाब साहिबा से, ठीक है, कि आप इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं हाथ डालते आप, मतलब इनको क्यों नहीं कानून के शिकंजे में लेके आते कि हम जैसे जो ओवरसीज पाकिस्तानी लुटे हुए हैं उनका एतमाद बहाल करने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नहीं तो मेरे जैसे जो हज़ारों लोग जो मोहब्बे वतन हैं, जो आना चाहते हैं, वो नहीं आना चाहते हैं, जो एक लीगल वे से, मैं आपके सारे प्रूफ दिखा सकता हूँ, मेरी जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो दिखा रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो सारी डिक्लेयर्ड है FBR में। मैं बाहर से
एक लीगल रेमिटेंस के थ्रू यहाँ पे भेजी और ठीक। आखिर में मेरे साथ ये हुआ और मेरे पास कोई अभी दूसरा चारा नहीं रह बिल्कुल गया ठीक। कि मैं या तो खुदकुशी करूं या फिर ये है कि ये जो आपने बोला कि या सुप्रीम कोर्ट के सामने या फिर आईजी साहब के सामने या सीएम साहब के ऑफिस के सामने जाके और मैं सुसाइड करूं, उनको बोलूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है। ट्रीट किया जाता तो है। जनाब, बड़े आदमी इस तरह लूट रहे हैं पाकिस्तानियों को, और ये बड़े बड़े बुलंद बांग दावे हमें नजर आ रहे हैं, टीवी पर सुनने में मिल रहे हैं। हकीकत ये है, अब देखना ये है कि क्या हुकूमत हरकत में आती है, क्या वो इन लोगों को जिन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को और ख़ास तौर पर रमज़ान साहब को चूना लगाया, इनको पकड़ती है। हम आपको फॉलोअप देते रहेंगे इस स्टोरी का, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली किस्त भी पेश करेंगे। तब तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।